नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका फिक्र आपके में। बड़ी फिक्र है, क्या हुआ शी जिनपिंग और ट्रंप की मुलाकात में और इसका क्या होगा पूरी दुनिया पर, भारत पर प्रणाम। देखिए, आज जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो फिक्र का ग्लोबल फोकस ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात पर है, लेकिन ताइवान पर जिनपिंग ने ट्रंप के सामने ही ऐसी बातें कह दी जिससे अमेरिका को निराशा भी हुई और चिंता भी। इसके अलावा केरलम की पॉलिटिकल फाइल खुलेगी, जहां नतीजों के 10 दिन बाद अब जाकर सीएम पद पर सस्पेंस खत्म हो चुका है। केरल के नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन होंगे। इनका सियासी बायोडाटा देखना जरूरी है। और आज बंगाल में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काले कोट में क्यों दिखी, वो कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील के रूप में क्यों पेश हुई, ये दिलचस्प वीडियो सुबह से वायरल है। एक बड़ी फिक्र महंगाई की भी होगी। भारत पर पश्चिम एशिया में जारी तनाव का बड़ा असर दिख रहा है। थोक महंगाई दर ने 42 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देश में कौन कौन सी चीजें महंगी हुई हैं, यह आपको जानना जरूरी है। और फिक्र यूपी में कल आए भयानक आंधी तूफान की, जिसमें 89 लोगों की मौत हो गई। इस आंधी तूफान के बीच बरेली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। लेकिन शुरुआत ट्रंप शी की मीटिंग से, जिसके फाइन प्रिंट में देखने से लगता है कि जिनपिंग ने ट्रंप को जोर का झटका धीरे से दिया है। ट्रंप के चीन दौरे का आज दूसरा दिन था। उनके सम्मान में जिनपिंग ने बीजिंग में स्टेट डिनर का आयोजन रखा था, जहां ट्रंप और जिनपिंग ने चीन अमेरिका के बीच संबंध सुधारने को लेकर एक दूसरे से कई बड़ी बड़ी बातें की। ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा कि उन्हें चीन में जिस तरह का ग्रैंड वेलकम मिला है, ऐसा स्वागत बीजिंग में अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपतियों का कभी नहीं हुआ। ट्रंप ने अपनी स्पीच खत्म करने के साथ ही जिनपिंग और चीन की फर्स्ट लेडी यानी शी की पत्नी को 24 सितंबर को अमेरिका आने का निमंत्रण भी दिया। तो वहीं जिनपिंग ने अपने संबोधन में कहा कि अमेरिका चीन संबंध दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंध है। हमें इसे सबल बनाना होगा और इसे बिगाड़ना नहीं है। यानी जिनपिंग ने ट्रंप को बिना लाग लपेट के नसीहत दे दी। और इस दौरे में यह पहली बार नहीं था। पिछले 24 घंटे में ऐसे कई घटनाक्रम से जुड़े वीडियो सामने आए हैं, जिससे पता चलता है कि ट्रंप को इस यात्रा में चीन से काफी मायूसी मिली है। फिर वो चाहे ईरान का मुद्दा हो या फिर ताइवान का मुद्दा हो, हर एक इंटरनेशनल इशू पर जिनपिंग ने ट्रंप से लुभाने वाली बातें नहीं की। सबसे पहले तस्वीरें देखते हैं। ये उस समय का वीडियो है जब ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में गार्ड ऑफ ऑनर से पहले जिनपिंग ने ट्रंप से हैंडशेक किया। बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इस हैंडशेक में भी सुपर पावर वाली एक टक्कर दिखाई दे रही है। कौन कितना शक्तिशाली है, भाव साफ नजर आया। ट्रंप ने जैसे ही जिनपिंग से हाथ मिलाया, वैसे ही आदत के मुताबिक उन्हें अपनी ओर खींचने का प्रयास किया। ट्रंप अक्सर मजबूत बॉन्डिंग दिखाने के लिए ऐसा करते रहे, लेकिन जिनपिंग अपनी जगह से हिले तक नहीं। उल्टे उन्होंने ट्रंप को अपनी ओर खींचने का प्रयास किया। असल में 2017 में ट्रंप जब पहले कार्यकाल में बीजिंग गए थे, तब शी के साथ उनके हैंडशेक की काफी चर्चा हुई थी। जिनपिंग के कुछ विरोधियों ने उनकी आलोचना की थी। जिनपिंग वो बात भूले नहीं थे और इस बार ट्रंप के मन मुताबिक हैंडशेक से परहेज किया। एक तरह से दिखाने का प्रयास किया चीन उतना ही ताकतवर है जितना कि अमेरिका। बीजिंग से वायरल ये दूसरा वीडियो देखिए। जिनपिंग जब ट्रंप को अपने प्रतिनिधियों से मिलवा रहे थे, तब एक अजीब सी घटना घटी। चीन के विदेश मंत्री के बगल में खड़े एक और चीनी डेलीगेशन ने उन्हें ट्रंप का हाथ कांपने जैसे कुछ इशारा करके बताया। ये दृश्य कैमरे में कैप्चर हो गया। अब सवाल है कि क्या वाकई ट्रंप के हाथ जिनपिंग से हैंडशेक के बाद कांप रहे थे। बीजिंग से जो जानकारी मिल रही है उनके मुताबिक चीन अमेरिका के सामने किसी भी मुद्दे पर नहीं झुका, बल्कि द्विपक्षीय वार्ता में तो ताइवान के विषय पर एक बड़ा टकराव देखने को मिला है। बड़ी बात यह भी है कि ट्रंप का एक टी प्लान था। टी प्लान, टी फॉर टिम्बकटू, टी प्लान था, लेकिन जिनपिंग ने उसे भी पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। दरअसल ईरान से तनाव के बीच ट्रंप जब चीन पहुंचे तो वो चाहते थे कि जिनपिंग से मिलकर ट्रेड, तेहरान और टेक्नोलॉजी पर बात करें, बल्कि हम इसको ट्रिपल टी प्लान भी कह सकते हैं। लेकिन जब शी से उनकी बातचीत हुई तो ये ताइवान थ्रेट और चीनी राष्ट्रपति के थुसीडिडिस ट्रंप में बदल गई है। जिनपिंग ने ट्रंप से मिलकर ताइवान के मुद्दे पर बड़ी लकीर खींच दी है और साफ साफ कहा है कि ताइवान पर चीन को किसी का दखल मंजूर नहीं है। ताइवान मुद्दा चीन अमेरिकी संबंधों की पहली रेड लाइन है।
ताइवान पर अमेरिकी दखल से दोनों देशों में टकराव बढ़ सकता है। मुद्दा ठीक से नहीं सुलझा तो दोनों देशों में संघर्ष की नौबत आ सकती है। अमेरिका ताइवान को लेकर चीन के हितों का ध्यान रखे। असल में ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि चीन ताइवान पर 2027 तक कब्जा कर सकता है। इस प्लान के ब्लूप्रिंट के बारे में खुद कई बार अमेरिकी खुफिया एजेंसी व्हाइट हाउस को आगाह कर चुकी है, जिसके बाद ताइवान की सुरक्षा का दावा करते हुए अमेरिका ने ताइपे में इंटरेस्ट को बढ़ाना शुरू कर दिया है। और लेटेस्ट डेवलपमेंट यह है कि अमेरिका ताइवान को 14 अरब डॉलर के हथियार भी भेजने वाला था, जिस पर चीन ने बहुत एतराज जताया था। इसके बाद अमेरिका ने ताइवान को हथियारों वाली ये डिलीवरी ट्रंप के दौरे से ठीक पहले रोक दी थी, लेकिन जिनपिंग आज ट्रंप से मिले तो उन्हें ताइवान पर थुसाइडिडिस ट्रैप वाली वार्निंग दे बैठे। अब ये कैसी धमकी है, हमने इसे भी डिकोड किया है। दरअसल ट्रंप ने जैसे ही ईरान पर दबाव बनाने वाली कूटनीतिक बातें शुरू की, वैसे ही जिनपिंग ने कह दिया कि ये थुसाइडिडिस ट्रैप बन सकता है। ये वो स्थिति होती है जब एक उभरती हुई महाशक्ति किसी पुरानी और स्थापित महाशक्ति को चुनौती देती है। नई महाशक्ति पुरानी महाशक्ति की जगह लेने की कोशिश करती है, इससे टकराव बढ़ता है और दोनों के बीच सीधे युद्ध होने की आशंका बढ़ जाती है। फिर चाहे वो दोनों ही युद्ध नहीं चाहते हों। यूनान और स्पार्टा के बीच युद्ध के अध्ययन के बाद यूनानी इतिहासकार थुसाइडिडिस ने इस सिद्धांत का जिक्र किया था। इसे अगर चीन और अमेरिका के हिसाब से देखें तो अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध के बाद से सुपर पावर है। दूसरी तरफ चीन ने पिछले कुछ दशकों में आर्थिक और सैन्य मोर्चे पर खुद को काफी मजबूत किया है। ऐसे में दोनों देशों के बीच व्यापार और सप्लाई चेन पर कंट्रोल को लेकर टकराव रहा है। इसीलिए थुसाइडिडिस ट्रैप वाली स्थिति को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। इसे जिनपिंग की अमेरिका को संघर्षों वाली सीधी चेतावनी भी मान सकते हैं। खैर, अब सुनिए इसके बाद जब मीडिया ने ट्रंप से ताइवान पर डायरेक्ट सवाल किया तो जिनपिंग के ठीक बगल में खड़े अमेरिकन प्रेसिडेंट ऐसा लगा जैसे फ्रीज कर गए, ही वेंट क्वाइट और कहा थैंक यू। तो देखिए क्या हुआ इस बैठक के बाद। अगर एक लाइन में आपको खबर समझाएं तो आइए, बैठिए, बिजनेस करिए, लेकिन ताइवान पर दखल मत दीजिए। और यही आधार है जिसके बेसिस पर हम आपको बिजनेस देंगे, क्योंकि आपको बिजनेस जरूरी है। आपकी इकोनॉमी खराब हो रही है, जो युद्ध चल रहा है उससे, और आपके मिड टर्म पोल्स नजदीक हैं, तो आपको रेटिंग भी चाहिए और बिजनेस भी चाहिए। हमें ताइवान पर इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। यह लगभग चाइना ने समझा दिया है। हमने आपको चीन अमेरिका में ताइवान वाली टक्कर तो दिखा दी। अब आप सोच रहे होंगे कि ईरान मुद्दे पर क्या हुआ। ट्रंप और जिनपिंग जब एक दूसरे से मिले तो ईरान पर डायरेक्ट कोई बात हुई क्या? होर्मुज़ खुलवाने को लेकर भी क्या कोई चर्चा हुई? तो इस पर हमारे पास दो अलग अलग दावे हैं। एक दावा व्हाइट हाउस का है और दूसरा दावा चीन के विदेश मंत्रालय का है। अब यह जानना बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिए। व्हाइट हाउस से जारी प्रेस रिलीज में तमाम सभी बातों के साथ ईरान पर दो महत्वपूर्ण लाइनें साफ साफ लिखी गई। पहली, अमेरिका और चीन दोनों इस बात पर सहमत है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ खुला रहना चाहिए। इस पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और वित्त मंत्री स्कॉट बेसिन ने अपने चीनी समकक्षों से कहा भी है कि होर्मुज़ के बंद होने से सबसे ज्यादा नुकसान बीजिंग को होगा। और दूसरी बात यह लिखी थी कि अमेरिका और चीन इस बात पर भी सहमत हैं कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं कर सकता। लेकिन ईरान पर यह अमेरिका का दावा है। अब चीन का बयान क्या कहता है यह भी देखिए। हमने स्टेटमेंट को पूरा पढ़ा है और इसमें हमें कहीं भी सीधे सीधे ईरान शब्द नहीं मिला है। इस स्टेटमेंट में कुल 8 पॉइंट शामिल है। ताइवान, थुसाइडिडिस ट्रैप, चीन अमेरिका के बीच स्थिर संबंध, ट्रेड, चीन में अमेरिकी कंपनियों को मौका देना, पश्चिमी एशिया, रूस, यूक्रेन और कोरियन प्रायद्वीप पर चर्चे की बातें लिखी है। इसके अलावा ट्रंप ने जिनपिंग को महान लीडर बताया, यह भी लिखा है। अंत में दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स का जिक्र था। लेकिन चीन के इस स्टेटमेंट में अब एक बारीक सी लाइन है। चीन के बयान में पश्चिम एशिया का जिक्र है, लेकिन ईरान का नाम सीधे तौर पर नहीं लिखा है, जैसा व्हाइट हाउस के बयान में दिखा। इसीलिए अब कल जॉइंट स्टेटमेंट पर सबकी नजर आएगी। उस समय तस्वीर ज्यादा साफ होगी। लेकिन इस शिखर वार्ता के दौरान दोनों देशों की तरफ से यही कहा गया है कि वो एक दूसरे के साझेदार बने, प्रतिद्वंदी नहीं। देखिए, कहते हैं कि हर सिक्के का दो पहलू होते हैं। दूसरा पहलू क्या है? जानकार ट्रंप के चीन दौरे में इस
आश्चर्यचकित करने वाले दूसरे पहलू को डिकोड करने का प्रयास कर रहे हैं। कई एक्सपर्ट से सवाल उठा रहे हैं कि क्या चीन और अमेरिका में कोई साठगांठ है। इंटरेस्टिंग है। ट्रंप ने चीन पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन ट्रंप के स्वागत के लिए उपराष्ट्रपति एयरपोर्ट पहुंचे। इसे एक अच्छे जेस्चर के रूप में देखा गया। ट्रंप पूरी दुनिया में चीन को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन यही ट्रंप अपना सबसे बड़ा बिजनेस डेलीगेशन चीन लेकर गए हैं। होर्मुज़ स्ट्रेट से चीन के 10 शिप निकले हैं। सवाल, जब पूरी दुनिया के लिए ब्लॉकेड है तो चीन के टैंकर कैसे निकल रहे हैं? ईरान पर हमले से चीन का सबसे ज्यादा नुकसान है, लेकिन सच यह है कि ईरान जंग शुरू होने से पहले ही चीन में सबसे ज्यादा तेल टैंकर गए और चीन ने काफी मात्रा में तेल जमा कर लिया। मादुरो की लोकेशन अमेरिका को नहीं मालूम चल पा रही थी, याद है आपको? लेकिन जिस दिन मादुरो चीनी डेलीगेशन से मिले, उसी दिन, उसी रात अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला हो गया और कब्जा भी। वैसे इस बीच एक बिग डेवलपमेंट यह भी है कि ट्रंप जब चीन दौरे पर हैं, तब मॉस्को से एक ऐसी खबर आई है जो ट्रंप की फिक्र को बढ़ा सकती है। क्रेमलिन प्रवक्ता पेस्कॉव की ओर से कहा गया है कि पुतिन बहुत ही जल्द चीन की यात्रा पर जा सकते हैं। मतलब ट्रंप बीजिंग से निकलेंगे और उसके कुछ दिनों बाद मुमकिन है कि चीन में पुतिन की एंट्री हो जाए। ये सुनकर निश्चित ही ट्रंप को अच्छा नहीं लगा होगा, यह ज्यादा अच्छा लगा होगा। आप समझ गए ना? खैर, जब ट्रंप जिनपिंग मिल रहे थे तब दुनिया की नजरें बीजिंग पर थी, लेकिन जो बहुत करीब से इस मीटिंग को देख रहा था वो है ईरान, क्योंकि अमेरिका की ईरान से जितनी दुश्मनी है उतनी ही पक्की दोस्ती ईरान की चीन से। ऐसे में ट्रंप जिनपिंग मुलाकात के वक्त तेहरान ने साफ कर दिया है, अब दबाव नहीं चलेगा, अब धमकी नहीं चलेगी, और अगर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ मिसाइल से नहीं बल्कि पूरे इलाके की भू राजनीति बदल कर दिया जाएगा। तेहरान अब सिर्फ वॉशिंगटन को ही नहीं बल्कि बीजिंग को भी संदेश दे रहा है। ईरान ने ट्रंप को सीधी धमकी देते हुए कहा है कि अब पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो वहीं जिनपिंग तक संदेश पहुंचाया है कि उम्मीद है कि बीजिंग ट्रंप के झांसे में नहीं आएगा। ईरान ने धमकी देते हुए कहा है कि ट्रंप सुन ले, हमारी सेना पूरी तरह तैयार है। यह भी दोहराया है कि उन्हें चीन से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमारे गहरे संबंध हैं। ईरान ने ट्रंप को याद दिलाया कि होर्मुज़ के पश्चिमी हिस्से पर IRGC का और पूर्वी हिस्से पर ईरानी नेवी का कंट्रोल है, तो वहीं जिनपिंग तक संदेश पहुंचाया है कि होर्मुज़ में नाकाबंदी से चीन को भी नुकसान हो रहा है, इसीलिए इसका समाधान चीन के हित में भी है। दुनिया समझ चुकी है कि यह सिर्फ ईरान बनाम अमेरिका की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई तेल की है, ट्रेड रूट की है, सुपर पावर कंट्रोल की है और नए ग्लोबल पावर बैलेंस की है। होर्मुज़ बंद है, इसीलिए सिर्फ जहाज नहीं रुक रहे हैं बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था भी हिल रही है। सवाल अब सिर्फ इतना नहीं है कि अमेरिका क्या करेगा, सवाल यह है कि अगर होर्मुज़ में चिंगारी भड़की तो क्या चीन खुलकर ईरान के साथ आएगा, और क्या ट्रंप की रणनीति उल्टा अमेरिका पर ही भारी पड़ने वाली है? क्योंकि आज भारत की अध्यक्षता में आयोजित ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भी ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने ट्रंप तक सीधा और कड़ा संदेश पहुंचाया। होल्ड करिए, ब्रिक्स की बैठक हो रही है, क्वाड की नहीं हो रही है, क्वाड की बैठक नहीं हो रही है। खैर, ब्रिक्स पर आते हैं। अरागची ने साफ कहा है कि अमेरिका की धमकी जैसी प्रथाएं अब कूड़ेदान में चली जानी चाहिए। इतिहास गवाह है, पतन की ओर जाते साम्राज्य अपनी हार को रोकने के लिए कुछ भी करने में नहीं हिचकिचाते। जैसे एक घायल जानवर अपनी मौत को सामने से देखते हुए हताश होकर पंजे मारता है और जोर जोर से दहाड़ता है। Our resistance against US bullying is not an unfamiliar battle. So many of us encounter slight variations of the same repugnant coercion. It is high time for us to jointly step up and work towards making clear that those practices belong in the dustbin of history. History has shown that empires in decline will stop at nothing to arrest their inevitable fates. A wounded animal will desperately claw and roar on its way down. एक तरफ ईरान ने अमेरिका को धमकी दी है, तो वहीं दूसरी तरफ आज एक पोस्ट से हड़कंप मच गया। ये पोस्ट इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के ऑफिशियल अकाउंट से किया गया। इसमें लिखा था कि ईरान के खिलाफ युद्ध के दौरान नेतन्याहू ने यूएई का सीक्रेट दौरा किया था और राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की थी। इसमें आगे कहा गया है कि इस मुलाकात से दोनों देशों के संबंधों में ऐतिहासिक सफलता मिली है। हालांकि इस पोस्ट में यह नहीं बताया गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएई का दौरा कब किया, लेकिन एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नेतन्याहू ने 26 मार्च को यूएई का दौरा किया था। दोनों देशों के नेता ओमान बॉर्डर के पास अल एन शहर में मिले थे। इस पोस्ट ने ईरान को भड़का दिया है।
आखिर किस तरह पश्चिम एशिया में बारूद की चिंगारी एक बार फिर फूटने वाली है, इस रिपोर्ट में देखें। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक पोस्ट में लिखा, नेतन्याहू ने अब सार्वजनिक रूप से वो बात कह दी है जो ईरान की सुरक्षा एजेंसियों ने हमारी लीडरशिप को बहुत पहले बता दी थी। ईरान के लोगों से दुश्मनी रखना एक मूर्खतापूर्ण जुआ है। इजरायल के साथ मिली भगत करने वालों को माफी नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही ये खबर बाहर आई, यूएई बैकफुट पर आ गया। अबू धाबी ने तुरंत बयान जारी किया और कहा, यूएई उन सभी खबरों का खंडन करता है जो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की यूएई यात्रा या यूएई की जमीन पर किसी भी इजरायली सैन्य दल की मौजूदगी के बारे में चल रही है। ग्लोबल अपडेट के बाद फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं। केरलम के सीएम पर 10 दिन से जारी सस्पेंस आज खत्म हो गया। 4 मई को 5 राज्यों के नतीजे आए, जिनमें 4 सूबों के सीएम शपथ के बाद अपना कामकाज भी शुरू कर चुके हैं, लेकिन केरलम का पेच फंसा हुआ था, जिसे लंबी चर्चा और माथापच्ची के बाद कांग्रेस आलाकमान सुलझाने में आखिरकार सफल रहा। वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। यूं तो रेस में केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्नीथला भी थे, लेकिन सतीशन ने दोनों को पीछे छोड़ दिया। दिल्ली में उनके नाम का ऐलान होते ही केरलम में जश्न शुरू हो गया। दिल्ली से 2800 किलोमीटर दूर थिरुवनंतपुरम के प्रदेश दफ्तर में वीडी सतीशन के समर्थन में नारे लगाए गए। केरलम कांग्रेस अध्यक्ष सनी जोसेफ समेत कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी है। कन्नूर में भी कांग्रेस समर्थक जश्न मनाते नजर आए। वीडी सतीशन के समर्थन में यहां पटाखे फोड़ते दिखाई दिए लोग। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वीडी सतीशन ने अपनी किताब में लिखा है कि कैसे उनका जीवन लगातार फेलियर्स की भेंट चढ़ता रहा, लेकिन अब शायद उनको नई किताब लिखने की जरूरत पड़ेगी। खैर, अब सवाल है कि जब लगभग 50 कांग्रेस विधायकों का समर्थन केसी वेणुगोपाल के साथ था, तो सतीशन की लॉटरी कैसे लग गई। हालांकि आपको बता दें, दोनों यूथ कांग्रेस में साथ हुआ करते थे। खैर, हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत ने वो 5 बड़े कारण पता लगाए हैं जिनके चलते पूरा खेल बदल गया। पहली वजह, जनता और कार्यकर्ताओं में वीडी सतीशन की पकड़। पार्टी के फीडबैक और सर्वे में साफ संकेत मिले कि कार्यकर्ताओं और समर्थकों में सतीशन की लोकप्रियता कहीं ज्यादा है। विधायकों की संख्या पर सतीशन ने हाईकमान को समझाया कि वेणुगोपाल संगठन महासचिव रहते हुए अपने करीबी नेताओं को टिकट दिलाने और चुनावी मदद पहुंचाने में सफल रहे थे, इसीलिए विधायक उन्हीं के साथ खड़े दिखे। दूसरी वजह, पार्टी में बगावत का डर। सतीशन ने शुरुआत से ही साफ कर दिया था कि वो किसी भी हालत में वेणुगोपाल के नेतृत्व में काम नहीं करेंगे। वो मुख्यमंत्री पद से कम पर समझौते को तैयार नहीं थे। तीसरी वजह, राहुल गांधी से करीबी केसी वेणुगोपाल की कमजोरी बन गई। आज राहुल ने वेणुगोपाल को अपने आवास पर बुलाया और करीब 2 घंटे तक बातचीत की। उनसे कहा गया कि संगठन महासचिव के तौर पर उनकी भूमिका पार्टी के लिए ज्यादा अहम है। आगे चलकर पार्टी अध्यक्ष पद जैसी बड़ी जिम्मेदारी भी उनके सामने हो सकती है, लेकिन फिलहाल पार्टी को एकजुट रखने के लिए उन्हें त्याग करना होगा। चौथी वजह, एंटनी फैक्टर। एंटनी ने साफ संकेत दिया कि फैसला उस नेता के पक्ष में होना चाहिए जिसकी पकड़ जनता और कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत हो। 5वां कारण, कांग्रेस की सहयोगी IUML और वायनाड का समीकरण। IUML यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग अंदर खाने सतीशन के पक्ष में खड़ी दिखी। IUML फैक्टर इस मायने में भी अहम है क्योंकि इस पार्टी ने पहले राहुल गांधी और फिर प्रियंका गांधी के लिए वायनाड सीट खाली की थी। उस इलाके में IUML का मजबूत प्रभाव माना जाता है। 140 सदस्यों वाली केरलम विधानसभा में कांग्रेस के 63 विधायक हैं, जबकि IUML के 22। बहुमत का आंकड़ा 71 का है, यानी बहुमत से 8 दूर। ऐसे में बिना IUML के सरकार बनाना कांग्रेस के लिए मुश्किल था, जो सतीशन के पक्ष में खड़ी थी। All these discussions, it has been decided that Shri V.D. Satishan be appointed as the leader of the CLP. Definitely, all the ACC leaders called me. They congratulated me. So there has been a delay of about 11 days. No. In so many places, you have to go through that. Now the final decision have will come. Congress High Command decided V.D. Satishan as the Chief Ministerial candidate for Chief Minister for Kerala government. Wholeheartedly I am welcoming that decision. Satishan issue, think in Kerala, according to my information,
most of the Congress workers, they wanted him. But meantime, K.C. Venugopal also trying to become chief minister. देखिए ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, लेकिन 11 दिन हो जाना और बहुमत होने के बाद भी अगर आप अपना मुख्यमंत्री नहीं चुन पाते हैं तो निश्चित रूप से ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह है जो सामने दिखाई देती है। वीडी सतीशन परबूर विधानसभा क्षेत्र से लगातार 6ठी बार विधायक बने हैं। चुनाव एक बार हार गए और उसके बाद 5 साल तक काम किया, फिर नॉनस्टॉप जीतते आ रहे हैं। सतीशन पेशे से वकील रहे। राजनीति में उनको बड़ी सफलता वर्ष 2021 में तब मिली जब सभी को चौंकाते हुए उन्हें विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। ये फैसला उस समय लिया गया जब पिनरई विजयन के नेतृत्व वाले लेफ्ट मोर्चे से लगातार दूसरी बार यूडीएफ को हार मिली थी। सतीशन को केरल में कांग्रेस नेतृत्व के युवा और सुधारवादी धड़े का महत्वपूर्ण चेहरा माना जाता है। कांग्रेस जिस वक्त केरलम का मसला सुलझाने में व्यस्त थी, उस वक्त बीजेपी ने पार्टी के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोल दिया। उनकी विदेश यात्रा को लेकर सवाल उठाए। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें मीडिया के सामने उनके दौरे का ब्यौरा रखा। बीजेपी ने आंकड़ों के साथ उन पर आरोप लगाया और जवाब मांगा। संबित पात्रा ने राहुल गांधी के चुनावी हलफनामे और घोषित आय पर निशाना साधा है। बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी ने 22 साल में 54 विदेश दौरे किए जिन पर 60 करोड़ का खर्च आया। यह आंकड़ा 2004 से 2026 तक का है। बीजेपी का दावा है कि 10 वर्षों में राहुल गांधी की कुल आमदनी लगभग 11 करोड़ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस व्यक्ति की 10 साल की कमाई 11 करोड़ हो, वो 60 करोड़ रुपए विदेश यात्राओं पर कैसे खर्च कर सकता है। बीजेपी ने सवाल पूछा है कि जब उनके विदेश दौरों का खर्च घोषित आय से ज्यादा है तो आखिर उनके दौरे की फंडिंग किसने की। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि राहुल के कई विदेशी दौरों का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है और वो अक्सर गोपनीय तरीके से विदेश जाते हैं। यहाँ एक बात नोट करने वाली है कि बीजेपी ने राहुल गांधी के 22 साल की विदेश यात्रा का ब्यौरा दिया, लेकिन आमदनी का आंकड़ा सिर्फ 10 साल का ही बताया है। खैर, हमला राहुल पर हुआ तो जवाब कांग्रेस ने भी दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी प्रधानमंत्री की नाकामी से ध्यान हटाने के लिए यह आरोप लगा रही है। उसमें उनका खर्चा हुआ 2004 से 2026 तक राहुल गांधी 54 यात्रा जो उनकी रही विदेश की, उसमें उनका खर्चा हुआ है 60 करोड़। This is all diversions being created by Mr. Sambit Patra and the BJP. The real issue is the economic collapse that is tearing the country. The real issue is the setbacks after setbacks our foreign policy is receiving. विगत 10 वर्षों में 10 असेसमेंट ईयर में राहुल गांधी जी की आमदनी थी 11 करोड़ रुपए। 11 करोड़ रुपए की आमदनी, 60 करोड़ रुपए फॉरेन ट्रिप में खर्चा। और सवाल तो ये भी पूछा जाएगा ना कि 11 साल में बार बार विदेश जाकर 815 करोड़ रुपए फूंक कर नरेंद्र मोदी ने इस देश को क्या दिलाया। और अब आपको नॉर्थ ईस्ट के सबसे महत्वपूर्ण राज्य अरुणाचल प्रदेश लेकर चलते हैं। चीन की सरहद से लगे इस महत्वपूर्ण रणनीतिक प्रदेश से आज एक बड़ी खबर है। क्या आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश में आज से 36 घंटे का बंद बुलाया गया है। राजधानी ईटानगर से लेकर कई अहम शहरों में इस बंद का व्यापक असर दिख रहा है। बंद के दौरान ईटानगर में बाजार, दुकानें और कार्यालय पूरी तरह बंद रहे। वाहनों की आवाजाही ठप रही। कई इलाकों में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी बाधित हुई। हालात को देखते हुए प्रशासन को BNSS की धारा 163 लगानी पड़ी। सुरक्षा के जबरदस्त इंतजामों के बीच कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। ईटानगर के DC कम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टोको बाबू ने इस बंद को अवैध बताया है। लेकिन सवाल है कि अरुणाचल प्रदेश जैसे सेंसिटिव राज्य में यह सब कुछ क्यों हो रहा है, वहां तनाव क्यों बढ़ गया है। इसे समझने के लिए सबसे पहले बंद बुलाने वालों के बारे में जानते हैं। 36 घंटे का यह बंद ST बचाओ आंदोलन समिति ने बुलाया है। ST बचाओ आंदोलन समिति असल में युवाओं का एक बड़ा समूह है। इनकी मांग है कि अरुणाचल प्रदेश को इलीगल इमिग्रेंट से बचाया जाए और बंगाल ईस्टर्न रेगुलेशन
फ्रंटियर एक्ट 1873 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश को घुसपैठियों से मुक्त कराया जाए। दरअसल ये कानून कहता है कि अरुणाचल प्रदेश एक संरक्षित राज्य है जहां बाहरी लोगों को प्रवेश के लिए इनर लाइन परमिट लेना जरूरी है। नॉर्थ ईस्ट में खास तौर पर नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय जैसे राज्यों में स्थानीय आदिवासी संस्कृति की रक्षा के लिए इनर लाइन परमिट ILP लागू है। इसी कानून के तहत बाहरी लोग कृषि उपयोग या फिर घर बनाने के लिए जमीनें नहीं खरीद सकते। लेकिन ST बचाओ आंदोलन समिति का आरोप है कि अरुणाचल प्रदेश में इस कानून की अनदेखी हो रही है। वो ये मांग कई दिन से उठा रहे थे और अब मांगे न पूरी होने से नाराज होकर बंद बुलाया है। इस बंद के दौरान अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री मामा नाटुंग भी सड़कों पर उतरे। उन्होंने इस बंद का विरोध किया। उनका कहना है कि अरुणाचल ST बचाओ आंदोलन समिति ने बंद बुलाने से पहले अधिकारियों के सामने अपनी शिकायत नहीं रखी। दावा किया कि बंद की घोषणा सोशल मीडिया के माध्यम से की गई, जिसके बाद व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद कर दी। उन्होंने इस घटनाक्रम को एक बहुत ही गलत प्रवृत्ति बताया। नाटुंग ने कहा है कि मुद्दों पर बंद की अपील के बजाय संवाद और लोकतांत्रिक चर्चाओं के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। इस बंद को अरुणाचल प्रदेश पीपल्स पार्टी का सांकेतिक समर्थन भी मिला है। पार्टी अध्यक्ष नबम विवेक ने कहा है कि SSBC की ओर से उठाए गए मुद्दे वास्तविक और महत्वपूर्ण हैं। हालांकि उन्होंने समिति से बंद वापस लेने और राज्य सरकार के साथ बातचीत की अपील की है। कुल मिलाकर यह मुद्दा अरुणाचल प्रदेश में संवेदनशील हो चुका है। बंद के ऐलान के बाद इससे जुड़ा आज का अपडेट यह है कि अरुणाचल मंत्रिमंडल ने इनर लाइन परमिट की व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के लिए नए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी है और प्रस्तावित सुधारों का उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ाना और निगरानी तंत्र में सुधार करना है। लेकिन कैबिनेट के फैसले के बाद भी बंद खत्म करने का ऐलान नहीं हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं फिक्र में। अब हम आपको एक चिंता कार्ड दिखाते हैं जो आपकी जेब से जुड़ा हुआ है। आज हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाले हैं कि कैसे थोक महंगाई दर के आंकड़ों में नए संकट वाले संकेत हैं जिसकी कीमत आपको भी चुकानी पड़ेगी। आज अप्रैल की थोक महंगाई के आंकड़े जारी हुए हैं जो डराने वाले हैं। अप्रैल में थोक महंगाई दर 8.30% पर पहुंच गई है, जो मार्च में सिर्फ 3.88% थी। यानी सिर्फ एक महीने में थोक महंगाई दर में दोगुने से ज्यादा का इजाफा हुआ है। मार्च के मुकाबले अप्रैल में होलसेल प्राइस इंडेक्स में 4.42% की बढ़ोतरी हुई थी, जो एक चिंता का विषय है। इसीलिए आज हमने इस आंकड़े पर आपके लिए एक कार्ड तैयार किया है, चिंता वाला कार्ड, जिसे देखकर आपको इस विषय की गंभीरता समझ में आ जाएगी। अक्टूबर 2022 में थोक महंगाई दर 8.39% थी। इसके बाद इसका स्तर लगातार नीचे गया, लेकिन एक बार फिर ये 8.3 पर पहुंच गई, जो 42 महीने के बाद सबसे ज्यादा है। अब हम आपको ये बताते हैं कि कैसे थोक महंगाई दर हम सब के लिए एक तरह की चेतावनी है, जिसका मतलब यह है कि अगर ये बढ़ रही है तो आने वाले कुछ वक्त में इसका असर आम आदमी पर हो सकता है। इसे समझना जरूरी है। असल में थोक महंगाई दर का सीधा मतलब होता है फैक्ट्रियां या बड़ी मंडियों के स्तर पर सामान की कीमतें बढ़ जाना, जहां से कच्चा माल या सामान खरीदने के लिए बड़ी कंपनियों और व्यापारियों को ज्यादा कीमत देनी होगी। यानी थोक महंगाई दर बढ़ने का सीधा असर बड़े व्यापारियों पर पड़ता है, लेकिन ये धीरे धीरे शिफ्ट होता है क्योंकि लागत बढ़ने से व्यापारियों का मुनाफा कम होता है, क्योंकि सामान महंगा होने की भरपाई बड़े व्यापारी रिटेल दुकानदारों से करते हैं। इससे रिटेल दुकानों पर मिलने वाला सामान महंगा हो जाता है। यानी थोक महंगाई दर का आपकी जेब से इनडायरेक्ट कनेक्शन तो है, क्योंकि रिटेल दुकानों पर जो सामान आया उसकी कीमत बढ़ जाएगी और वो आपको महंगा मिलेगा। अब मई के महीने में इसके रुझान आने भी शुरू हो चुके हैं। महंगाई के हल्के झटके अभी से महसूस होने लगे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका का तनाव, जिसका असर भारत पर भी दिखने लगा है। इसकी शुरुआत 1 मई को हुई थी, जब कमर्शियल गैस सिलेंडर 994 रुपए महंगा हो गया था। 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर की कीमतों में भी 261 रुपए का इजाफा हुआ था, जिसका असर प्रवासी और दिहाड़ी मजदूरों, छोटे दुकानदारों
या पीजी या किराए के कमरों में रहने वाले छात्रों पर पड़ता है। अब देश के करोड़ों लोगों को आज से महंगाई का एक और झटका लगा है। अमूल और मदर डेयरी जैसी कंपनियों ने 1 लीटर दूध के साथ दूध के दाम एक साथ 2 रुपए बढ़ा दिए हैं, जबकि मुंबई में महानगर गैस ने सीएनजी के दामों में 2 रुपए प्रति किलो का इजाफा कर दिया है। इसीलिए अब लोगों के मन में डर ट्रेंड कर रहा है कि अब अगला नंबर पेट्रोल डीजल का है। महानगरी मुंबई में महंगाई का दौर लगातार जारी है। अब आज से सीएनजी 2 रुपए किलो बढ़ चुके हैं। कमाई कम है, ज़्यादा पैसा लग रहा है। अब मीटर भी बढ़ाना मांगता है ना। गरीब तो ऐसा ही मर गया और भी धूप में मेहनत करना पड़ता है। देखो हमको ऐसा तो हम किधर पूरा करेंगे। भैया वैसे इतनी महंगाई हो रही है, यहाँ तो 1-1 रुपए की भी बढ़ना हमारे लिए तो बहुत मुश्किल ही है। खर्चे वैसे हमारे 200 रुपये एकदम से अगर बढ़ जाए 230 रुपया, तो 30 रुपये हम कहाँ से जोड़ेंगे? समझे ना। तो मिडिल क्लास वाले को 1 रुपये की बहुत अहमियत होती है। हर महीने दूध का 2-2 रुपया बढ़ाएंगे तो हर महीने एक गृहिणी का कितना होता है? ऐसे लाखों गृहिणी का रुपया कितना जाता है। बहुत तकलीफ हो रही है। 6 महीने होते नहीं है और 2 रुपए वो करके अपना रेट बढ़ा देते हैं। आम इंसान क्या करेगा? आम इंसान की बजट देखो और वो अपना 2 रुपए मनमानी करेंगे तो हम अपना खर्चा कैसे चलाएंगे? रेट बढ़ने की वजह से बहुत परेशानी हो गई है जी। इस महंगाई में जाएंगे तो कैसे घर चलेंगे? 2 रुपए आज बढ़े हैं, फिर बढ़ जाएंगे। बढ़ते बढ़ते तो माहौल और बहुत खराब हो जाएगा जी। गरीब इंसान क्या करे? क्या चाय पीना छोड़ दे? क्या करे? खाना पीना छोड़ दे? क्या करे? और अब फिक्र नीट पेपर लीक की, जिस पर हर किसी की नजर है। सीबीआई जांच के तीसरे दिन भी कई नई जानकारियां सामने आई हैं। आज इस केस में गिरफ्तार 5 अभियुक्तों को सीबीआई ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां से एजेंसी को 7 दिन की रिमांड मिली है। इन अभियुक्तों को अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर रिमांड की कॉपी भी देख रहे हैं। इस मामले में आज महाराष्ट्र से 2 और गिरफ्तारी हुई हैं। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से धनंजय लोखंडे, जबकि पुणे से मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया गया है। यानी कुल 7 अभियुक्त अब तक पकड़े जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में देश भर में 14 स्थानों पर रेड हुई है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की नजर नीट यूजी की परीक्षा करवाने वाली एजेंसी एनटीए पर भी है। एनटीए और दूसरे विभागों के उन अधिकारियों की पहचान करने की कोशिश है जिनकी भूमिका पेपर लीक में हो सकती है। इसी सिलसिले में कल रात सीबीआई की टीम एनटीए दफ्तर भी गई थी, जहां अधिकारियों से कई जानकारी मांगी गई थी। एनटीए से पेपर तैयार करने, उसे छापने, पेपर को सुरक्षित रखने और एग्जाम से पहले पेपर को अलग अलग राज्यों में भेजने में शामिल लोगों की भूमिका के बारे में पूरी जानकारी मांगी गई। सूत्रों के अनुसार सीबीआई को 50 से ज्यादा ऐसे लोगों की जानकारी मिल गई है जिनके जिम्मे नीट पेपर को सुरक्षित और महफूज तरीके से पूरी प्रक्रिया को पूरा करना था। सूत्रों के अनुसार सीबीआई ने उन तमाम लोगों की भी फाइनेंशियल डिटेल्स बैंकों से मांगी है। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई की अब तक की पूछताछ में पैटर्न की कई कड़ियां सामने आई हैं। सीबीआई हर पहलू की जांच कर रही है। सीबीआई ने 5 अभियुक्तों की बैंक डिटेल के लिए संबंधित बैंकों को लेटर भेजा है। सीबीआई ने अभियुक्तों के अकाउंट की जानकारी मांगी है। अभियुक्तों के पास से जब्त डिजिटल डिवाइस मोबाइल को सीएफएसएल के पास भेज दिया गया है। सीएफएसएल के जरिए डिलीटेड चैट और मैसेज को रिट्रीव करने की कोशिश की जाएगी। इतना ही नहीं, सीबीआई की साइबर यूनिट चैट भेजने के वक्त की लोकेशन पता करने में भी जुटी हुई है। इसके अलावा 5 अभियुक्तों की कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद लोगों के कॉमन कॉन्टैक्ट की भी लिस्ट बनाई गई है। इनकी पहचान भी की जा रही है। चैट हिस्ट्री और डिलीटेड डेटा को रिट्रीव करने के लिए भी लिस्ट बनाई गई है। एनटीए के अधिकारियों से भी सीबीआई ने कई जानकारियां जुटाई हैं। सीबीआई जांच में और भी कई जानकारियां सामने आई हैं। सूत्रों के मुताबिक अप्रैल 2026 में नासिक के शुभम ने गुरुग्राम के यश यादव को बताया कि मंगी लाल ने अपने छोटे बेटे के लिए नीट यूजी का लीक पेपर दिलाने की मांग की थी। सूत्र बता रहे हैं कि इसके लिए 10 से 12 लाख रुपए की डील तय हुई थी। मंगी लाल नाम के शख्स ने व्हाट्सएप पर यश यादव से संपर्क कर लीक प्रश्न पत्र मांगे थे। अभियुक्त शुभम ने पैसे के बदले लीक पेपर उपलब्ध कराने की बात कही थी। 29 अप्रैल 2026 को शुभम ने यश यादव से 10वीं और 12वीं के ओरिजिनल दस्तावेज, नीट का रोल नंबर और एक बैंक चेक सिक्योरिटी के तौर पर मांगा था। अभियुक्त यश यादव ने अपने एक दोस्त यश कक्कड़ को मंगीलाल से दस्तावेज और चेक लेने भेजा।
यश कक्कड़ ने दस्तावेज और चेक तो ले लिया, लेकिन उन्हें आगे शुभम तक नहीं भेजा। शुभम ने दावा किया था कि वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के करीब 500-600 सवाल देगा, जिससे अच्छे नंबर आ सकते हैं और बड़े मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। 29 अप्रैल को यश यादव को टेलीग्राम पर पीडीएफ फाइल के जरिए लीक प्रश्न पत्र मिले। बरामद पीडीएफ में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पेपर के साथ शुभम और मंगीलाल की चैट भी मिली। जांच में सामने आया कि मंगीलाल को गुरुग्राम के यश यादव से नीट यूजी 2026 का लीक पेपर मिला था। डील ये थी कि अगर करीब 150 सवाल असली पेपर से मैच हो जाते हैं तो 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। मंगीलाल को 29 अप्रैल को टेलीग्राम पर प्रश्न पत्र मिले थे। मंगीलाल ने लीक पेपर की प्रिंट कॉपी अपने बेटे अमन बिवाल, रिश्तेदार ऋषि और गुंजन को दी, जो नीट के उम्मीदवार थे। उसने अपने बेटे विकास बिवाल के दोस्तों को भी लीक पेपर बांटे। मंगीलाल ने अपने जानकार शिक्षक सत्यनारायण को भी लीक पेपर दिए। आरोप है कि आंसर शीट के साथ लीक प्रश्न पत्र पैसे लेकर उपलब्ध कराए गए। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को मंगीलाल के मोबाइल से नीट यूजी 2026 का प्रश्न पत्र और दूसरे अहम सबूत मिले हैं। विकास बिवाल ने पूछताछ में बताया कि राजस्थान के सीकर में कोचिंग के दौरान उसकी मुलाकात यश यादव से हुई थी। जांच में यह भी सामने आया कि लीक पेपर कई उम्मीदवारों के बीच सर्कुलेट किए गए। सीबीआई ने यश यादव के फोन से विकास बिवाल और उसके पिता मंगीलाल के साथ हुई कई संदिग्ध चैट बरामद किए। सवाल 23 लाख बच्चों के भविष्य का है। सूत्रों से ये जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दोबारा परीक्षा के लिए एनटीए में बैठकों का दौर जारी है। एनटीए परीक्षा में किसी भी तरह की देरी नहीं करना चाहता। कहा जा रहा है कि जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह के बीच परीक्षा कराने की तैयारी। एनटीए की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि परीक्षा में पेपर फिर से लीक ना हो। इसीलिए एनटीए में फुल प्रूफ सिस्टम बनाने का काम चल रहा है। हर काम के लिए फिर से पॉइंट पर्सन बनाया गया है। प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। एनसीईआरटी के 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम को आधार बनाया जा रहा है। अनुभवी शिक्षकों और विषय विशेषज्ञों की एक नई टीम गठित की जा रही है। कठिन और विश्लेषणात्मक सवालों की लिस्ट तैयार की जा रही है। पेपर को डिजिटल एन्क्रिप्टेड फॉर्म में प्रिंटिंग प्रेस भेजने की तैयारी है। सुरक्षा के लिए जीपीएस ट्रैक्ड वाहनों का उपयोग किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो पुलिस की भी मदद ली जा सकती है। वैसे ये सारी चीजें पहले भी हो रही थी। इस बीच एनटीए के सूत्र बता रहे हैं कि हर गड़बड़ी की जांच सीबीआई कर रही है, इसीलिए वही पता लगाएगी कि एनटीए से कहां गलती हुई जिसके चलते पेपर लीक हुआ। एनटीए का फोकस नया एग्जाम शेड्यूल तैयार करना और परीक्षा जल्द करवाने पर है। खैर, अब एक बड़ा अपडेट एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर दे देते हैं। बंगाल चुनाव में यह बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। आज ये फिर से चर्चा में है, लेकिन बंगाल की वजह से नहीं बल्कि चुनाव आयोग के एक निर्देश की वजह से एसआईआर के नए राउंड की घोषणा हो गई है। जल्दी से आपको बताते हैं इस बार कौन कौन से राज्य इसके दायरे में है। एसआईआर के तीसरे चरण में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल किए गए। इस चरण में करीब 4 लाख से बीएलओ घर घर जाकर 36 करोड़ 73 लाख मतदाताओं से संपर्क करेंगे। राजनीतिक दलों के करीब 3.5 लाख बीएलए यानी कि बूथ स्तरीय एजेंट भी बीएलओ की मदद करेंगे। जिन राज्यों में एसआईआर का तीसरा चरण शुरू होने वाला है उनमें पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, झारखंड और ओडिशा शामिल। लिस्ट में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का भी नाम है। इनके अलावा पूर्वोत्तर में असम को छोड़कर सभी राज्यों में वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन होगा। अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो इनमें चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली और देश की राजधानी दिल्ली भी शामिल है। जहां तक प्रक्रिया शुरू होने की बात है तो इसकी तारीख राज्यों के हिसाब से अलग अलग है। एसआईआर के तहत घर घर सर्वे 30 मई से ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में शुरू होगा। साथ ही बाकी राज्यों में भी अलग अलग तारीखों में इसी हिसाब से प्रक्रिया चलती रहेगी। एसआईआर का तीसरा चरण हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर पूरे देश को कवर करेगा। इन जगहों पर जनगणना के दूसरे चरण के काम पूरा होने पर और मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बाद में तारीख घोषित होगी। एसआईआर के पहले 2 चरण में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश शामिल किए गए। तीसरे चरण में जिन राज्यों को शामिल किया गया है उनमें पंजाब और उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा का चुनाव भी होना है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग ने सवाल उठाया कि चुनाव से पहले एसआईआर क्यों करवाया जा रहा है। अगर पंजाब और यूपी में आसपास ही चुनाव होना है तो यूपी में एसआईआर दूसरे चरण में हो गया, जबकि पंजाब में को तीसरे चरण में शामिल किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बंगाल और बिहार के नतीजों का भी उदाहरण दिया है।
अगली खबर सुप्रीम कोर्ट से है, जहां चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े केंद्र सरकार के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। यह बहुत बड़ी खबर है। इस सुनवाई में कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया की स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल उठाए। यह मामला उस कानून से जुड़ा है जिसके तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बनी चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई को शामिल नहीं किया गया। अब इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल है। आज हुई सुनवाई में जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली बेंच ने पूछा कि आखिर एक कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री के खिलाफ कैसे जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में चयन प्रक्रिया हमेशा 2 बनाम 1 के बहुमत से ही तय होगी, यानी अगर नेता प्रतिपक्ष किसी नाम पर असहमति भी जताते हैं तब भी नियुक्ति पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में स्वतंत्रता का प्रदर्शन आखिर क्यों नहीं दिखता। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब सीबीआई निदेशक की नियुक्ति प्रक्रिया में सीजेआई को शामिल किया जाता है तो चुनाव आयुक्त जैसे संवैधानिक पद की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रक्रिया क्यों नहीं हो सकती है। बेंच ने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका सीधा संबंध लोकतंत्र और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों को बनाए रखने से है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से मांग की है कि केंद्र सरकार के इस कानून पर रोक लगाई जाए और नियुक्ति प्रक्रिया में न्यायपालिका की भूमिका बहाल की जाए।